753 ईस्वी के बीच। जो मित्र कल नहीं जुड़ पाए थे उनके लिए मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। जितना मैंने कल पढ़ाया था बप्पा रावल के बारे में एक बार हम देखते हैं, वापस रिपीट करते हैं मित्रों इसी को। तो देखिए मित्रों, बप्पा रावल है, मैंने बताया था आपका कि मेवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक, प्रथम प्रतापी व साहसी शासक, मेवाड़ का प्रथम प्रतापी व साहसी शासक आपसे पूछ ले तो वो कौन था? बप्पा रावल। इसके अलावा गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक वो कौन था मित्रों? बप्पा रावल। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक जिसका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। ये भी चर्चा कर ली थी, इसका वास्तविक नाम कालभोज था। विद्वानों में मतभेद है, कई कहते हैं कि कालभोज और बप्पा रावल एक ही है, जबकि जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, आबू अभिलेख है, वहां पर इन बातों का उल्लेख मिलता है कि कालभोज और बप्पा रावल दोनों अलग अलग है। तो ये सारी चीजें कल हम चर्चा कर चुके थे। किसका शिष्य था ये बप्पा रावल? ये हारित ऋषि का शिष्य था, हारित ऋषि का शिष्य था। और बचपन में इस हारित ऋषि की गायें चराता था, यानी इसकी गायें चराता था। कौन? बप्पा रावल या कालभोज। हाँ, यानी बचपन में जब ये छोटा था कालभोज या बप्पा रावल, तो बचपन में हारित ऋषि की गायें चराता था। कौन? ये बप्पा रावल या कालभोज। और हारित ऋषि ने ही इसको कौन सी उपाधि दी थी? हारित ऋषि ने ही कालभोज को क्या कहा था? बप्पा रावल। हाँ, को क्या कहा था? बप्पा रावल। हाँ, बप्पा इसका विरुद्ध है और रावल शब्द का अर्थ होता है युद्ध में वीरता एवं बहादुरी दिखाने वाला। अर्थात इस हारित ऋषि के समय सबसे पहले बप्पा रावल ने अरबों को खदेड़ा था, और अरबों के विरुद्ध जब इसकी वीरता और बहादुरी देखी तो इस हारित ऋषि ने सबसे पहले बप्पा रावल को क्या कहा था? ये उपाधि दी थी बप्पा रावल को। अर्थात बचपन में इसे कालभोज कहते थे और हारित ऋषि ने इसे सबसे पहले क्या कहा था? बप्पा रावल। तो मित्रों, इतना हम कल अध्ययन कर चुके थे, है ना? हाँ, तो जो मित्र कल वाली क्लास में थे उन्हें तो पता है कि कल हम इतना पढ़ चुके थे। अब इसके आगे चलते, देखिए बप्पा रावल के संदर्भ में ही अन्य जानकारियां जुटाते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है? हाँ, तो देखिए मित्रों, यहां तक पढ़ लिया था, उसके आगे नेक्स्ट पार्ट की हम चर्चा करते हैं। हाँ, कमेंट से के जवाब जल्द दे पाऊंगा। देखिए टेक्निकल टीम आ रही है और जल्द से जल्द कमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे आपके। हाँ, तो देखिए मित्रों, इसके बाद में चर्चा करते हैं। देखिए बप्पा रावल के समय एक गजनी का शासक था मित्रों, गजनी का शासक सलीम। कौन था? सलीम। कल से नेक्स्ट आगे चर्चा कर रहे हैं मित्रों। बप्पा रावल के समय गजनी का शासक कौन था? सलीम। और सलीम ने आक्रमण किया था बप्पा रावल के समय है, कहते हैं कि मेवाड़ पर है आक्रमण किया था गजनी के शासक सलीम ने। और बप्पा रावल ने मित्रों इस गजनी के शासक सलीम का पीछा किया। कहां तक किया था? गजनी तक, यानी गजनी तक इसका पीछा किया। गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में। गजनी तक पीछा किया किसका? इस सलीम का गजनी तक पीछा किया। और बप्पा रावल ने गजनी में जाकर, अर्थात अफगानिस्तान में पड़ता है गजनी, और गजनी में जाकर इस सलीम को हराया। बप्पा रावल के समय जब गजनी के शासक सलीम ने आक्रमण किया तो बप्पा रावल ने इसका गजनी तक पीछा किया था, गजनी तक इसका पीछा नहीं छोड़ा और गजनी में जाकर उसी के क्षेत्र में वहां के शासक सलीम को हराता है। और सलीम को हराकर मित्रों इसी सलीम की पुत्री के साथ विवाह करता है। सलीम की पुत्री के साथ विवाह करता है। कौन? बप्पा रावल। इसके अलावा यहां पर जो गजनी का शासक है मित्रों, गजनी का शासक, वह गजनी का शासक है वो अपने भांजे को नियुक्त करके आता है, भांजे को नियुक्त करता है। हाँ, अर्थात
गजनी के शासक सलीम को उसी के क्षेत्र में हराता है और गजनी के शासक सलीम की पुत्र के साथ विवाह करके है ये वापस मेवाड़ लौटाता है। कौन? बप्पा रावल। और वहीं पर गजनी के जो शासक को हराने के पश्चात गजनी का जो शासक है वो अपने ही भांजे को नियुक्त करके वापस कहा जाता है मित्रों मेवाड़ में आ जाता है। ठीक है, हाँ, इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो नए स्टूडेंट है, ताकि अब आगे चले। बिल्कुल, अब आपके कमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे, जल्दी आपके जवाब देंगे। हाँ, मम्मी की लाडली नताशा, स्वागत है आपका, नए स्टूडेंट है लताशा जी। हाँ हाँ, सभी मित्रों का स्वागत है। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू चल रहा था, उसकी वजह से आपके कमेंट्स से नहीं देख पाया। हाँ, राम राम जी, राजू जी, बहादुर सिंह, पूजा जी खा लिया, बहादुर सिंह, योगेश जी, राजवीर जी, नमस्कार सभी को, पंकज गिरी, हाँ, बहादुर सिंह, मुकेश जी गुप्ता, शारदा जी, गोपी जी, भास्कर जी, ओमी जी, जो गुड आफ्टरनून आपको भी, विवेक जी, प्रेम जी झुंझुनू, अशोक जी, गीता, सभी मित्रों का स्नेह भरा प्रेम, सभी को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, सभी का स्नेह उसी प्रकार बरकरार रहे। प्रमोद जी गोदारा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका गोदारा जी, अनीता जी, योगेश जी, अशोक जी, सभी मित्रों का स्वागत है। गुड आफ्टरनून ओम जी, राहुल जी, अनिशा जी मीणा, नमस्ते अनिशा जी, पूजा जी खा लिया, हाँ बिल्कुल, राजवीर जी नेरा, करनी मिष्टान से नमस्कार, सुरेंद्र जी, बहादुर सिंह। हाँ चलिए मित्रों, हाँ अब हम आगे चलते, सभी को, सनी जी आपको भी नमस्कार, दीपक जी, राजेंद्र जी, सामोता, सभी को नमस्कार। ठीक है, अब चलते हम नेक्स्ट आगे। हाँ, इसी के आगे देखो बप्पा रावल के बारे में देखो, वीर विनोद पुस्तक किसने लिखी थी? वीर विनोद किसने लिखी थी? श्यामल दास ने। वीर विनोद के रचयिता कौन है? श्यामल दास। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? श्यामल दास। और मित्रों इस श्यामल दास के अनुसार, हाँ, श्यामल दास के अनुसार 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में वीर विनोद पुस्तक के रचयिता श्यामल दास के अनुसार 734 ईस्वी में यहां पर मेवाड़ में जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ पर अधिकार है वो किसका था उस समय? तो चित्तौड़ पर अधिकार था मौर्य वंश का एक शासक था मित्रों, मान मौर्य। चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किसका था? मौर्य वंश का शासक कौन था? मान मौर्य। और मैंने आपको दुर्गों में भी पढ़ाया था, ये चीज दुर्ग पढ़ाया था उस समय। तो 734 ईस्वी में मित्रों जो बप्पा रावल है, ये बप्पा रावल है चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करके इस मान मौर्य को यहां पर युद्ध में हराता है। कौन? बप्पा रावल। किसके अनुसार? वीर विनोद पुस्तक के रचयिता श्यामल दास के अनुसार 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया, हाँ चित्तौड़ पर आक्रमण किया और यहां पर मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करता है। कौन मित्रों? बप्पा रावल। और ये बात मैंने आपको दुर्गों में भी पढ़ाई थी, यदि किसी के ध्यान में है तो, ठीक है। और चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करके नागदा को अपनी राजधानी बनाया, नागदा को अपनी प्रथम राजधानी बनाया। हाँ, तो मेवाड़ के घुइल वंश की जो नागदा है वो प्रथम राजधानी बन जाती है। देखो अब देखो, अलग अलग शासकों के समय आपको मित्रों राजधानियां ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे है अल्लट के समय दूसरी आ जाएगी, जेतर सिंह के समय अलग राजधानी आ जाएगी, और इसके बाद उदय सिंह के बाद प्रताप के समय, या अलग अलग है वो 6-7 राजधानियां बदलती रहेगी, है ना। तो इसलिए आपको है वो ध्यान से रखना है, ध्यान रखना है कि मेवाड़ की जो प्रथम राजधानी है वो नागदा थी। और नागदा है वो किसके समय थी मित्रों? नागदा है वो बप्पा रावल ने है मेवाड़ की प्रथम राजधानी है वो नागदा को बनाया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मित्रों इसी ने बप्पा रावल ने ही कैलाशपुरी उदयपुर में, कैलाशपुरी पड़ता है उदयपुर में, और कैलाशपुरी उदयपुर में एक मंदिर बनाया। वो मंदिर कौन सा था? एकलिंगनाथ मंदिर। कैलाशपुरी उदयपुर में बप्पा रावल ने कौन सा मंदिर बनाया मित्रों? एकलिंगनाथ मंदिर। और मित्रों जो एकलिंगनाथ जी है, ये एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के गोहिल वंश के कुल देवता है, मैंने कल भी बताया था आपको।
गुहिल वंश के कुल देवता, मेवाड़ के गुहिल वंश के कुल देवता कौन है मित्रों? एकलिंग नाथ जी। हाँ, और मित्रों इस एकलिंग नाथ जी को है वो मेवाड़ के शासक है, अपने राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, अपने राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते हैं और स्वयं को इनका दीवान समझकर शासन करते हैं। तो मेवाड़ का जो गुहिल वंश है मित्रों, वो एकलिंग नाथ जी को अपने राज्य का क्या मानता है? राज्य का वास्तविक संस्थापक। राज्य का क्या मानता है इन्हें? वास्तविक संस्थापक। जबकि मेवाड़ का जो गुहिल वंश है वो स्वयं को इनका क्या मानता है? स्वयं को इनका दीवान मानता है, अर्थात इनका सेवक समझकर शासन करता है। तो मेवाड़ का गुहिल वंश है, एकलिंग नाथ जी को अपने राज्य का वास्तविक संस्थापक मानता है, स्वयं को इनका दीवान समझकर यहाँ पर शासन करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि मेवाड़ के शासक है वो मेवाड़ को छोड़ने से पहले है एकलिंग नाथ जी से आज्ञा प्राप्त करते थे, और जिससे इनकी आस का लेना कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकी आस का लेना कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको संत एवं संप्रदाय में एक चीज और बताई थी कि ये एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है मित्रों, ये राजस्थान में पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। पाशुपत या लकुलिस संप्रदाय का सबसे प्रमुख केंद्र पूछ ले आपको राजस्थान में, तो वो कौन सा है मित्रों? वो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है, कैलाशपुरी उदयपुर में ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों। हाँ, तो एकलिंग नाथ जी के संदर्भ में हमने काफी चर्चा वहां पर भी कर ली थी जब मैंने आपको संत एवं संप्रदाय पढ़ाया था, लकुलिस संप्रदाय पढ़ाया था। ठीक है मित्रों, तो ये है एकलिंग नाथ जी का मंदिर। अब देखो इस एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनाएगा कौन? बप्पा रावल। लेकिन इसी मंदिर के चारों ओर परकोटा कौन बनाएगा? परकोटा बनाएगा मोक्कल, जो आगे शासक आया था। इसी मंदिर का दोबारा निर्माण कराएगा महाराणा रायमल। ठीक है, जिनकी आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखिए मित्रों इसकी आगे चर्चा करते हैं। इसी बप्पा रावल ने मेवाड़ में, इसी बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। मेवाड़ में आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस शासक ने चलाए? मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस शासक ने चलाए? हाँ, तो वो ध्यान रखना। मेवाड़ में सर्वप्रथम 115 ग्रेन सोने के सिक्के चलाए थे। 115 ग्रेन सोने के सिक्के किसने चलाए थे मित्रों? बप्पा रावल ने। मेवाड़ में सबसे पहले 115 ग्रेन सोने के सिक्का चलाने वाला शासक कौन था? एक इतिहासकार है मित्रों, इतिहासकार का नाम है सीवी वेद। एक इतिहासकार है सीवी वेद। कौन है? सीवी वेद। और इस इतिहासकार सीवी वेद ने इस बप्पा रावल की तुलना किससे की है? इस बप्पा रावल की तुलना की है फ्रांसीसी सेनापति। फ्रांसीसी सेनापति था चार्ल्स मार्टेल। कौन था मित्रों? चार्ल्स मार्टेल। कौन था मित्रों? फ्रांसीसी सेनापति कौन था? चार्ल्स मार्टेल। अर्थात हाँ, अर्थात मुगल जो सेना है उन मुगल सेना को, मुगलों को सर्वप्रथम हराने वाला जो फ्रांसीसी सेनापति था वो कौन था? चार्ल्स मार्टेल। तो मुगल सेनाओं को सबसे पहले हराने वाला फ्रांसीसी सेनापति था चार्ल्स मार्टेल। और इस चार्ल्स मार्टेल से सीवी वेद ने मेवाड़ के किस शासक की तुलना की है मित्रों? तो मेवाड़ का वो शासक था बप्पा रावल। तो बप्पा रावल की तुलना किसके साथ की गई है? चार्ल्स मार्टेल। और चार्ल्स मार्टेल है वो फ्रांसीसी सेनापति था। और इसकी तुलना किस इतिहासकार ने की है? वो है आपका सीवी वेद। ठीक है, चलिए मित्रों इसके आगे देखिए मित्रों। हाँ, बप्पा रावल के नाम पर पाकिस्तान का एक शहर है मित्रों। बप्पा रावल के नाम पर पाकिस्तान का एक शहर है। कौन सा शहर मित्रों? रावलपिंडी। कौन सा शहर है? रावलपिंडी। तो आपसे पूछ ले पाकिस्तान का जो रावलपिंडी शहर है इसका नाम है वो किसके नाम पर पड़ा था? तो रावलपिंडी का नाम है मित्रों इसी बप्पा रावल के नाम पर पड़ा था, क्योंकि बप्पा रावल के जो सैनिक संगठन का केंद्र था, सैन्य अभियान का केंद्र था, वो पाकिस्तान का एक शहर था, इसी के नाम पर, हाँ सैन्य अभियान,
इसका सैन्य अभियान यहाँ पर रुका था और इसका सैनिक संगठन यहाँ पर रुका था, इसीलिए बप्पा रावल के नाम पर पाकिस्तान का जो एक क्षेत्र है उसका नाम क्या पड़ा था, रावलपिंडी। क्या पड़ा था मित्रों, रावलपिंडी। इसके अलावा बप्पा रावल की उपाधि देखो क्या है, बप्पा रावल को क्या कहते हैं मित्रों, इसे कहते हैं हिंदू सूरज। क्या कहते हैं बप्पा रावल को, हिंदू सूरज। बप्पा रावल को कहते हैं मित्रों राजगुरु। क्या कहते हैं, राजगुरु। बप्पा रावल को कहते हैं चकवे। क्या कहते हैं मित्रों, चकवे। और चकवे का अर्थ होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला। चकवे का अर्थ क्या होता है, चारों दिशाओं को जीतने वाला। ये सारी की सारी उपाधियां, हिंदू सूरज, राजगुरु, चकवे, ये सारी उपाधियां किसकी है मित्रों, बप्पा रावल की। किसकी है, बप्पा रावल की। इसके अलावा इसकी जो मृत्यु है बप्पा रावल की, मृत्यु हुई थी नागदा में। और नागदा कहां पड़ता है, उदयपुर में। नागदा उदयपुर में। तो बप्पा रावल की छतरी कहां पर है, बप्पा रावल की छतरी मित्रों नागदा उदयपुर में है। कहां पर है मित्रों, नागदा उदयपुर में। तो एक बार वापस बप्पा रावल के बारे में देखिए मित्रों, जहां से स्टार्ट किया है कल वाले से आगे। हाँ, वापस आराम से देखिए। 734 में वीर विनोद के रचयिता थे श्यामल दास। श्यामल दास के अनुसार 734 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर है मान मौर्य को हराकर अधिकार करता है कौन मित्रों, बप्पा रावल। ठीक है। और नागदा को अपनी प्रथम राजधानी बनाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, नागदा को राजधानी सबसे पहले किसने बनाई, बप्पा रावल ने। ठीक है। और इसी ने कैलाशपुरी उदयपुर में कौन सा मंदिर बनाया मित्रों, एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया, जो गोहिल वंश के कुल देवता कहलाते हैं। इन्हें गोहिल वंश अपने राज्य का वास्तविक संस्थापक मानता है, स्वयं को इनका दीवान समझकर यहाँ पर शासन करते हैं। एकलिंगनाथ जी है वो पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय का ये प्रमुख केंद्र है राजस्थान में। ठीक है। इसके बाद में मेवाड़ में सबसे पहले 115 ग्रेन सोने के सिक्के चलाने वाले शासक का नाम पूछ ले तो वो कौन है, तो वो है आपका बप्पा रावल। इतिहास का आता एक सीवी वेद। इस सीवी वेद ने इसकी तुलना, बप्पा रावल की तुलना फ्रांस से सेनापति चार्ल्स मॉर्टेल से की है। ठीक है। हाँ, इसके बाद में पाकिस्तान का शहर है रावलपिंडी, जिसका नाम है बप्पा रावल के सैनिक संगठनों के कारण है इसका नाम पड़ा था रावलपिंडी। इसकी उपाधि बप्पा रावल की हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। चकवे का अर्थ होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला। इसकी मृत्यु हुई थी नागदा उदयपुर में, जहां पर इसकी क्या है, छतरी है। ठीक है गुजारा जी, चले आगे, लीजिए स्क्रीनशॉट। स्वागत है गिरवर सिंह शेखावत आपका भी। यदि क्लास समझ आ रही है, अच्छी लग रही है मित्रों, तो लाइक और शेयर करना न भूले। सभी मित्र लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, शेखावत जी बोल रहे हैं मैं नया हूं, नए तो नहीं हो आप, काफी दिनों से जुड़े हो। हाँ, चलिए। बप्पा रावल के बाद में एक शासक आता है मित्रों मेवाड़ में। अगला शासक आता है अल्लट। कौन आता है मित्रों, अल्लट, जिसका कार्यकाल 951 से 53 ईस्वी के बीच माना गया है। अल्लट। बप्पा रावल के बाद में एक छोटा शासक कौन बनता है मित्रों, अल्लट बनता है। कौन बनता है, अल्लट। हाँ, ख्यातों में मित्रों इस अल्लट को, ख्यातों में इसे क्या कहते हैं, आलू रावल। क्या कहते हैं, आलू रावल कहते हैं। तो मेवाड़ के किस शासक को आलू रावल भी कहते हैं मित्रों, मेवाड़ के किस शासक को आलू रावल भी कहते हैं। हाँ, तो आलू रावल किसे कहते हैं, अल्लट को कहते हैं। किसे कहते हैं, अल्लट को कहते हैं। इसके समय मित्रों, अल्लट के समय है, आहड़ है एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। आहड़ एक समृद्धि वाला नगर था, इसलिए अल्लट ने मेवाड़ की है वो दूसरी राजधानी वो किसे बनाई मित्रों, वो आहड़ को राजधानी बनाया। हाँ, तो अल्लट ने आहड़ को
मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाया? हाँ, तो मेवाड़ की दूसरी राजधानी कौन सी है मित्रों? अल्लट के समय थी आहड़। कौन सी थी? आहड़। तो आहड़ को राजधानी बनाने वाला, आहड़ को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था मित्रों? अल्लट। कौन था मित्रों? अल्लट। कौन था? अल्लट था। इसके अलावा मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही, सर्वप्रथम मेवाड़ में आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम नौकरशाही, नौकरशाही अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे पहले गठन है वो किसने किया? मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था का गठन करने वाला शासक पूछा जाए आपसे कि मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे पहले है वो गठन किसने किया था? वो सबसे पहले गठन मित्रों इसी अल्लट ने किया था। ठीक है मित्रों। इसके अलावा इसी अल्लट ने एक हूण राजकुमारी थी, अल्लट ने हूण राजकुमारी अर्थात हूण एक विदेशी जाति, हाँ, जो लूटपाट का काम करती थी। अल्लट ने हूण राजकुमारी थी हरिया देवी। कौन थी? हरिया देवी। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। और मित्रों यह राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था, राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह सीमाओं के बाहर। हाँ, जिस प्रकार सोनिया गांधी ने विवाह किया था ना राजीव गांधी के साथ, हाँ, सोनिया गांधी ने जिस प्रकार, हाँ सॉरी, राजीव गांधी ने सोनिया गांधी के साथ जो विवाह किया था, तो राजीव गांधी का जो विवाह था वो एक अंतरराष्ट्रीय विवाह था सोनिया गांधी के साथ, है ना। तो इसी प्रकार अल्लट है वो मेवाड़ का शासक था और हूण विदेशी जाति थी। इसके साथ जो हूणों की राजकुमारी थी हरिया देवी, उस हरिया देवी के साथ विवाह किया। तो ये है वो राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। ठीक है मित्रों। हाँ, तो अल्लट के संदर्भ में आपको 4 लाइन याद करनी है मित्रों। ठीक है। एक तो किस शासक को, हाँ, इंटरनेशनल मैरिज, बिल्कुल प्रमोद जी। हाँ, एक तो किस शासक को ख्यातों में आलू रावल कहते हैं। ठीक है। तो आलू रावल किसे कहते हैं? अल्लट को। तो ऐसे ही अल्लट, ऐसे ही आलू रावल, ऐसे ही अल्लट, ऐसे ही आहड़। तो ऐसे याद रखना। ठीक है ना। हाँ, तो आहड़ है, आहड़ को राजधानी बनाने वाला अर्थात मेवाड़ की दूसरी राजधानी, हाँ, मेवाड़ की दूसरी राजधानी है वो आहड़ को किस शासक ने बनाया मित्रों? अल्लट ने। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था का गठन करने वाला शासक कौन था? अल्लट। अल्लट अर्थात किस शासक ने सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय विवाह किया? हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह करने वाला शासक कौन है? हाँ बिल्कुल, वो कौन था मित्रों? आपका अल्लट था। गोदारा जी कह रहे राष्ट्रीय की उम्मीद नहीं, अंतरराष्ट्रीय तो छोड़ो। बिल्कुल, हाँ, लीजिए मित्रों स्क्रीनशॉट, इसके आगे चलिए। चलिए, हाँ, थावर सरा को बिल्कुल, अलका सिरोया जी, थावर सरा को सबका हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, सानिया मिर्जा ने भी किया है बिल्कुल। ये प्रथम थोड़ी था, सानिया मिर्जा ने तो 2-4 साल पहले अभी किया था। हाँ, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं मित्रों, उसी के आगे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अल्लट के बाद में मित्रों लगभग एक शासक बनता है 971-73 ईस्वी में शक्ति कुमार। शक्ति कुमार जो लगभग 971 ईस्वी में शासक बनता है, 71 से 973 के बीच
इसका काल माना गया है 971 से 973 के बीच। अब मित्रों शक्ति कुमार के समय की घटना क्या है कि शक्ति कुमार के समय परमार राजा था मुंज। हाँ, परमार राजा था मुंज, और परमार राजा मुंज ने है चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। हाँ, तो इसके काल में परमार राजा मुंज ने, इसके काल में परमार राजा मुंज ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। हाँ, यानी इसी के काल में परमार राजा मुंज ने परमार राजा मुंज ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था मित्रों। और इसी परमार राजा मुंज का भतीजा, परमार राजा मुंज का भतीजा कौन था? भोज परमार। कौन था इसका भतीजा? भोज परमार। परमार राजा मुंज है, इसका भतीजा कौन था? भोज परमार। और मित्रों इसी भोज परमार ने चित्तौड़ में, कहां पर? चित्तौड़ में या चित्तौड़ दुर्ग में एक मंदिर बनवाया था। वो कौन सा मंदिर था? त्रिभुवन नारायण मंदिर। कौन सा था? त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर, या इसे कहते हैं समद्विवेश्वर मंदिर। समद्विवेश्वर मंदिर क्या कहते हैं? त्रिभुवन नारायण मंदिर या समद्विवेश्वर मंदिर। और इसी मंदिर का है दोबारा निर्माण करवाया था मोक्कल ने आगे जाकर, इसलिए इसे मोक्कल जी का मंदिर भी कहते हैं। आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में, है ना। हाँ, तो ये है मित्रों शक्ति कुमार। और देखो लगभग 971 से 73 के बीच इसके काल में परमार राजा मुंज ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके मेवाड़ पर है यहाँ पर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अर्थात यहाँ पर अब शासन किसका हो जाता है मित्रों? परमारों का शासन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए मित्रों, हाँ, परमारों के बाद में यहाँ पर इसी का परमार राजा मुंज का भतीजा आता है भोज परमार, और उसने चित्तौड़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनाया, समद्विवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। लगभग 1021 से 31 के बीच का समय माना जाता है परमार भोज का। ठीक है मित्रों, इसके बाद में देखो यहाँ पर एक चालुक्य राजा सिद्धराज आता है। चालुक्य राजा सिद्धराज है, उसने यहाँ पर परमारों को हराकर यहाँ पर अधिकार कर लिया था। चालुक्यों का अधिकार हो जाता है। चालुक्यों के बाद में कहते हैं कि यहाँ पर चौहानों का भी अधिकार हो जाता है, और चौहानों के बाद में वापस है यहाँ पर मेवाड़ में है वो गुहिल वंश, चौहानों को हराकर वापस है गुहिल वंश यहाँ पर वापस स्थापित हो जाता है। तो अब हम कालांतर में चलेंगे मित्रों विक्रम सिंह के पुत्र करण सिंह की तरफ। तो इसका एक बार धीरे से स्क्रीन शॉट दीजिए ताकि आगे चले। अब देखो मित्रों कालांतर में यहां पर मेवाड़ का शासक बनता है विक्रम सिंह का पुत्र था करण सिंह। करण सिंह जिसे क्या कहते हैं? रण सिंह। कालांतर में करण सिंह या रण सिंह ये शासक बनता है मित्रों 1158 ईस्वी में। हाँ, कालांतर में हाँ मेवाड़ का शासक कौन बनता है मित्रों? 1158 ईस्वी में विक्रम सिंह का पुत्र था करण सिंह या रण सिंह। कौन था? करण सिंह या रण सिंह ये शासक बनता है। ठीक है मित्रों, अब देखो मित्रों इस करण सिंह के दो पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? दो पुत्र होते हैं। इस करण सिंह का एक पुत्र का नाम था क्षेम सिंह। कौन था मित्रों? क्षेम सिंह। और इसी करण सिंह का दूसरा पुत्र था मित्रों राहब। कौन था मित्रों? इसी का दूसरा पुत्र कौन था? राहब। ठीक है, हाँ, इसी का दूसरा पुत्र था, धन्यवाद बलाराम जी, इसका दूसरा पुत्र था राहब। मित्रों इस क्षेम सिंह ने मेवाड़ में है रावल शाखा को जन्म दिया। मेवाड़ में रावल शाखा की स्थापना किसने की? मेवाड़ में रावल शाखा की स्थापना किसने की? इसी करण सिंह का पुत्र था क्षेम सिंह। कौन था मित्रों? क्षेम सिंह। हाँ, इसके बाद में देखिए हाँ जेतर सिंह आएगा, एक बार रुको, जेतर सिंह भी आएगा देसी मीणा। अभी जेतर सिंह नहीं आया है, जेतर सिंह भी आ जाएगा। देखो हाँ
है। इसके बाद में देखिए राहप। अब राहप ने यहां पर मित्रों सिसोदा ग्राम की स्थापना की। मेवाड़ में कौन सा ग्राम है? सिसोदा ग्राम या सिसोदा गांव की स्थापना। मेवाड़ में सिसोदा ग्राम की स्थापना किसने की मित्रों? राहप ने। और सिसोदा ग्राम में जो गुहिल वंश है उसे सिसोदिया कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? सिसोदिया, सिसोदिया वंश, या इसी शाखा को कहते हैं राणा शाखा। क्या कहते हैं इसे ही? राणा शाखा। एक बार वापस देखिए मित्रों, हाँ, करण सिंह के 2 पुत्र थे, छेम सिंह और राहप, 2 पुत्र होते। देखो ये छेम सिंह तो मेवाड़ में है, रावल शाखा को जन्म देता है। मेवाड़ में रावल शाखा की स्थापना कौन करता है? छेम सिंह। और इसी रावल शाखा का जो अंतिम शासक आएगा वो आएगा रावल रतन सिंह, जिसकी हम चर्चा करेंगे, है ना। रावल रतन सिंह आएगा। वो रावल रतन सिंह है, वो रावल शाखा का अंतिम शासक था। इधर इसी करण सिंह का दूसरा बेटा कौन है मित्रों? राहप। कौन है मित्रों? राहप। और राहप ने सिसोदा ग्राम की स्थापना की मेवाड़ में, और सिसोदा ग्राम की स्थापना सिसोदिया गांव में चले गए, इसलिए राहप के वंशज है यहाँ पर सिसोदिया वंश कहलाए। क्या कहलाए? सिसोदिया वंश कहलाए। और यहाँ पर जो सिसोदिया वंश है इसे क्या कहते हैं? राणा शाखा। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं राणा शाखा की शुरुआत किसने की थी? राहप ने। और यहाँ पर जो राणा शाखा की शुरुआत है हम पढ़ेंगे राणा हमीर से। कहां से पढ़ेंगे? राणा हमीर से पढ़ेंगे उसको, उसके बाद में पढ़ेंगे रतन सिंह के बाद में, ठीक है। हाँ, अब देखिए मित्रों, अब इस छेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की। अब आप इस सिसोदिया वंश को एक बार छोड़ दो, क्योंकि सिसोदिया वंश को हम पढ़ेंगे जहां पर राणा हमीर से शुरुआत होगी, वहां पर राणा हमीर से इसको पढ़ेंगे। अब हम किसको पढ़ेंगे? पहले रावल शाखा को पढ़ेंगे, यहां से लेकर अंतिम शासक आएगा रावल रतन सिंह। अर्थात इस अभी छेम सिंह से लेकर आपको कहां तक पढ़ना है? रावल रतन सिंह तक पढ़ना है। उसके बाद में हम चलेंगे इस सिसोदिया वंश की तरफ, ठीक है। दोनों ही गुहिलों के वंशज है, ठीक है। अब देखिए मित्रों, अब जो छेम सिंह है, कौन है मित्रों? छेम सिंह। इस छेम सिंह के 2 पुत्र हुए। कितने हुए? छेम सिंह के कितने पुत्र हुए मित्रों? 2 पुत्र हुए छेम सिंह के। देखो करण सिंह के 2 पुत्र थे, छेम सिंह और राहप। और छेम सिंह के कितने पुत्र हुए मित्र? 2 पुत्र। हाँ, एक तो सामंत सिंह। छेम सिंह के कितने पुत्र हुए? 2। एक तो सामंत सिंह और दूसरा है कुमार सिंह। कौन है? कुमार सिंह। छेम सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक तो कौन था? सामंत सिंह, और दूसरा कौन है? कुमार सिंह। अब मित्रों ये सामंत सिंह 1172 में मेवाड़ का शासक बनता है। 1172 में मेवाड़ का शासक कौन बनता है? सामंत सिंह। लेकिन यहां पर नाडोल का चौहान शासक था। नाडोल का चौहान शासक, नाडोल कहां पड़ता है? पाली में। और नाडोल का चौहान शासक था मित्रों कीर्तिपाल। नाडोल का चौहान शासक कौन था मित्रों? कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल। और इस कीर्तिपाल ने इस सामंत सिंह को 1177 में हरा दिया। नाडोल के चौहान शासक कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को कब हराया? 1177 में हरा दिया। और सामंत सिंह यहां से हारकर चला गया बागगढ़। कहां पर चला गया मित्रों? बागगढ़ में। और बागगढ़ में गुहिल वंश की स्थापना करता है। बागगढ़ में गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? यही सामंत सिंह था, जो इस कीर्तिपाल से हारकर चला जाता है। तो मेवाड़ छीन लिया किसने? कीर्तिपाल ने। किससे? सामंत से। तो बागगढ़ में गुहिल वंश की स्थापना कौन करता है? इसी छेम सिंह का पुत्र सामंत सिंह। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो मित्रों, छेम सिंह का यह पुत्र सामंत सिंह तो हारकर कहां चला गया? बागगढ़। अब छेम सिंह का दूसरा पुत्र कौन था? कुमार सिंह। कौन था मित्रों? कुमार सिंह। और ये कुमार सिंह है वो 1179 में। कब मित्रों? 1179 में। 2 वर्ष बाद में 1179 ईस्वी में इस कीर्तिपाल को हरा देता है। कीर्तिपाल को हरा देता है कौन? इसी छेम सिंह का दूसरा पुत्र कौन था? कुमार सिंह। कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को हराकर वापस मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। वापस मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। तो अर्थात मेवाड़ पर अधिकार अभी भी किसका है? रावल शाखा का ही है। किसका है? रावल शाखा का ही है। देखो मित्रों, इस वृक्ष को एक बार वापस समझिए। मुझे पता है कईयों के अभी भी दिमाग में नहीं बैठा है। आराम से एक बार वापस देखिए इसको। कालांतर में विक्रम सिंह का पुत्र करण सिंह या रण सिंह कब शासक बनता है? 1158 में। एक बार ध्यान से देख लो इसको, ठीक है। करण सिंह के कितने पुत्र थे? 2। यहां से देखो, एक छेम सिंह और दूसरा कौन है मित्रों? राहत। कौन है? राहत।
क्षेम सिंह ने मेवाड़ में कौन सी शाखा की स्थापना की? रावल शाखा की। किसकी की? रावल शाखा की। उसी कर्ण सिंह का दूसरा पुत्र राहत, इसने कौन सा गांव बसाया? सिसोदा। और सिसोदा ग्राम की स्थापना करने क्या कहलाई? सिसोदिया वंश, या इसे क्या कहते हैं? राणा शाखा। इधर रावल शाखा की स्थापना कौन कर रहा है? क्षेम सिंह। राणा शाखा की स्थापना कौन कर रहा है? राहत। इतना कन्फर्म है? ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों, क्षेम सिंह के कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए। एक तो सामंत सिंह, दूसरा है कुमार सिंह। ठीक है, हाँ सामंत सिंह, हाँ दूसरा है कुमार सिंह। सामंत सिंह 1172 में मेवाड़ का शासक बनता है, लेकिन नाडोल अर्थात पाली का चौहान शासक था कीर्तिपाल। उस कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को 1177 में हरा दिया, अर्थात मेवाड़ छीन लिया इसने। तो सामंत सिंह कहां चला गया? बागड़ में। और बागड़ में गुहिल वंश की स्थापना कर दी। किसने? इस सामंत सिंह ने। इधर सामंत सिंह का दूसरा भाई कौन था? कुमार सिंह। ये कुमार सिंह 1179 में वापस कीर्तिपाल को यहां पर क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और कीर्तिपाल को पराजित करके वापस मेवाड़ पर अधिकार किसका हो जाता है? कुमार सिंह का हो जाता है, अर्थात इसी गुहिलों की रावल शाखा का है यहां पर अधिकार रहता है, अर्थात मेवाड़ प्रशासक है। अर्थात देखो सामंत सिंह हार जाता है, लेकिन दूसरा भाई कुमार सिंह है वापस इस कीर्तिपाल को हराकर यहां पर मेवाड़ का शासन चला रहता है। अब देखिए मित्रों, इस कीर्तिपाल के बाद यहां से जो कीर्तिपाल को हराकर कुमार सिंह शासक बनता है मेवाड़ का, इसे कुमार सिंह का वंशज आएगा जेतर सिंह। कौन आएगा मित्रों? कुमार सिंह का वंशज कौन आएगा? जेतर सिंह आएगा। तो जेतर सिंह के बारे में मित्रों हम कल अध्ययन कर पाएंगे।